वीडियो के साथ। और देखिए, अब हम मनोविज्ञान को एकदम बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और बेसिक का मतलब है कि मनोविज्ञान को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि मनोविज्ञान है क्या, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किन शब्दों से मिलके ये बना है, स्पष्ट रूप में इसकी परिभाषा क्या है। ठीक है, तो हम इन सभी शब्दों पे यहाँ पे चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम टॉपिक वाइज मनोविज्ञान को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मनोविज्ञान है क्या, तो देखिए, मनोविज्ञान की बात करें तो एक व्यवहार का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। ठीक है, पहले इसको आत्मा का विज्ञान कहा गया, मन का विज्ञान कहा गया, लेकिन धीरे धीरे जब इसकी विधियां बढ़ती गई, ठीक है, और इसका केंद्र बिंदु जो था मूल, उससे हटके लोगों के और पक्षों का इसमें अध्ययन किया गया, तो समझ में आया कि कहीं ना कहीं व्यवहार के अध्ययन को ही मनोविज्ञान कहा गया है। ठीक है, जो लिखा हुआ है वो आपके सामने है, लेकिन फिर भी मैं इसको आपका अर्थ समझाना चाह रही हूँ कि मान लो आप क्लास में जाते हो, जैसे ही आप 10th के बाद में 11th में गए और वहाँ आपने साइकोलॉजी सब्जेक्ट लिया, तो जैसे ही आप क्लास में जाओगे तो आपके टीचर ने आपसे पूछा कि आपने और सब्जेक्ट को छोड़ के साइकोलॉजी को क्यों चुना। तो उस टाइम जो आप उनको जवाब देंगे, वो जवाब आपके व्यवहार को प्रदर्शित करेगा, वो व्यवहार आपकी सोच को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपने बोला कि मुझे इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, मैंने इसलिए इस सब्जेक्ट को लिया, लेकिन वहीं जो है दूसरा बच्चा, उसने बोला कि मैंने ये जो सब्जेक्ट लिया मैंने मेरे पेरेंट्स के प्रेशर में लिया। और जो तीसरा बच्चा है उसने बोला कि इसमें कम पढ़ना पड़ेगा, शायद मुझे लगा इसमें कम पढ़ना पड़ेगा इसलिए मैंने इस सब्जेक्ट को लिया। तो जो 3 बच्चे थे, उन्होंने 3 बच्चों ने अलग अलग टाइप का जवाब दिया। तो उस टाइम जो है टीचर ने क्या किया, उनके अध्ययन किया, उनके व्यवहार का अध्ययन किया। ठीक है, तो यही मनोविज्ञान है। मन मतलब मन, विज्ञान मतलब किसी भी चीज़ की गहराई तक जानना, यानी कि हम किसी चीज़ का क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, चाहे विषय कोई भी हो, चाहे हम इंसान से अकेले में मिलें, चाहे हम उससे व्यवहारिक रूप से सबके सामने मिल रहे हैं, हम जब भी व्यक्ति से मिलते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसके व्यवहार को रीड कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, व्यवहार को रीड कर रहे होते हैं। वही सेम बात यहाँ पे है। ठीक है, ये सारी चीज़ हमारे व्यवहार को प्रदर्शित करती है। देखिए, आप देखिए, मैंने इसमें लिखा हुआ है कि लोग स्वप्न क्यों देखते हैं। तो कई बार आप अपने घर में देखिए कि जब हम हमारे हमें कई बार किसी का स्वप्न आता है और हम हमारे घर वालों को बता रहे होते हैं कि हमें आज रात को उसका स्वप्न आया, तो वो हमें कहेंगे कि तुम उसके बारे में सोच रहे होगे या तुमने ऐसा सुना होगा, इसलिए वो बात तुम्हारे मन में कहीं रह गई होगी। तो ये सारी चीज़ें हमारे व्यवहार को डिपेंड करेंगी, हमारा दिन भर में कहीं ना कहीं ऐसा व्यवहार रहा होगा। लोग एक दूसरे की सहायता क्यों करते हैं, ये सब हमारे व्यवहार के डिपेंड। देखिए, कोई लोग होते हैं बहुत हेल्पफुल नेचर के होते हैं, वो जल्दी से सबकी हेल्प कर देते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कभी किसी की हेल्प करना जानते ही नहीं है, सिर्फ वो खुद से मतलब रखते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत खुश होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत दुखी होते हैं। क्यों होते हैं, ये सब खुद के व्यवहार के कारण होता है। ये सब खुद की जो मन की जो विधा है, उनके मन में जो चल रहा होता है, उस अकॉर्डिंग होता है उनके साथ सब कुछ। ठीक है, अब हमारा व्यवहार क्यों बनता है, व्यवहार बनता क्यों है, तो जो हमारा व्यवहार बनता है वो हमारे अनुभवों से बनता है, हमारी मानसिक प्रक्रियाओं से बनता है। ठीक है, इनकी चर्चा हम बाद में अलग से करेंगे, लेकिन सबसे पहले जब हम मनोविज्ञान को पढ़ रहे हैं कि मनोविज्ञान क्या है, इसका परिचय क्या है, ये क्या है, तो उसमें हमने बात कर ली। ठीक है, तो देखिए, अब मनोविज्ञान की बात ये हुई। दूसरी बात, इसमें अब एक उदाहरण देखिए। वैसे तो उदाहरण देखिए एनसीईआरटी की बुक में काफ़ी दिए हुए हैं, लेकिन हम पॉजिटिव जो उदाहरण है हम उसकी बात करेंगे। तो जैसे मेजर एचपीएस आहूलिया नाम के मतलब कोई व्यक्ति थे, उन्होंने क्या, जब पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था, उसमें एक चोट के कारण उनके कमर के नीचे लकवा मार गया था। ठीक है, और वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। उसमें इतनी ऊंचाई पर चढ़ने का जो भाव था वो कहाँ से आया, यहाँ हम इन चीज को दो पक्षों से समझ पाएंगे। देखिए, पहला कि कहीं ना कहीं वो उसका जो व्यवहार था वो पॉजिटिव था, और वो बहुत कर्मनिष्ठा, बहुत मतलब मेहनती व्यक्ति था, इसलिए उसने ऐसा किया। अगर हम बात करें तो यहाँ ऐसा भी तो हो सकता था कि जब उसकी कमर के नीचे लकवा मारा तो वो बेड रेस्ट पे चला जाता और वो फिर पूरी पूरी उम्र होता, उसको लगता कि मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। कहीं ना कहीं उसके व्यवहार में ये चीज सम्मिलित थी कि वो परिश्रमी था और वो मेहनती था। तो देखिए, ये तो हो गया मनोविज्ञान का परिचय कि ठीक है, कि मनोविज्ञान है क्या, ये लोगों से कैसे रिलेट है, क्यों मनोविज्ञान की जरूरत पड़ी। देखिए, आज आप बड़े बड़े शहर में जाइए, सिटीज में जाइए, वहाँ देखिए बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं। क्यों, क्योंकि लोग डिप्रेशन, एंजाइटी, इनके काफ़ी पेशेंट हो रहे हैं।
तो जब इनके पेशेंट के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? मनोविज्ञान की। तो वहाँ जब हम आप कभी भी देखिए डिप्रेशन वाला जो भी व्यक्ति होता है, वो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है, तो क्या है कि उसको कोई दवाई थोड़ी दी जाती है, दवाई नहीं जाती। उनकी जो थेरेपी होती है, उस थेरेपी के हिसाब से वो उसका जो होता है, वो ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है? तो आज का जो टाइम है, उसमें देखिए ये खुश रहना, नाखुश रहना, पर्सन पर्सन ये सब चीज़ें हमारे व्यवहार को डिपेंड करती हैं, ठीक है? डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी इस केस में आप देखिए जैसे हम व्यक्तित्व को पढ़ेंगे तो वहाँ हम देखेंगे कि जो वो व्यक्तिगत जो व्यक्तित्व की जो प्रविधियाँ हैं उसमें देखिए हरमन रोशो की है। वो मतलब काफ़ी जो विधियाँ हैं वो इसीलिए बनाई गई हैं कि वो व्यक्ति का व्यवहार का अध्ययन कर रही हैं। तो मनोविज्ञान इसीलिए ज़रूरी है कि उसमें व्यवहार का अध्ययन हो रहा है, ठीक है? और आज का जो टाइम है उसके लिए मनोविज्ञान बहुत ज़रूरी हो चुका है क्योंकि आप भी देखिए कि लोग डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी में इतने आ चुके हैं जिसकी कोई हद नहीं है। काफ़ी रीज़न है देखिए अपन कोई बेसिक चीज़ पे बात कर रहे हैं एकदम कि डिप्रेशन क्या है? क्यों हो रहा है लोगों में डिप्रेशन? तो देखिए डिप्रेशन का जो रीज़न है वो ये है कि जो आज का जो व्यक्ति है, चाहे वो कोई भी हो, 100 में से अगर 99% लोगों की बात करें तो सब असंतुष्ट हो रहे हैं, ठीक है? जो उनका जो मेन रीज़न है वो ये है कि जो उनके पास है, उस पे उन्होंने इतना कम फ़ोकस किया है, जिसकी कोई हद नहीं है, उसकी उन्होंने अहमियत नहीं समझी, लेकिन जो उनके पास नहीं है, उसको उन्होंने खुद पे बहुत हावी बना लिया और इन चीज़ों को हावी बना-बना कर वो डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी की ओर जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे, कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, कितने मतलब ये सब चीज़ें जो केस हैं, जो इन आने वाले सालों में बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। तो इन सब के लिए अपन देखें तो मनोविज्ञान की ज़रूरत है और ये सब मनोविज्ञान का रीज़न है कि लोग सुखी क्यों हैं, दुखी क्यों हैं, सहायता क्यों कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं वो सहायता नहीं करते, ठीक है? आंतरिक जो चीज़ें होती हैं मनुष्य की, वो उनके प्रेक्षण में समाहित होती हैं और मनोवैज्ञानिक जो प्रक्रियाएँ होती हैं, उसका अध्ययन किसमें किया जाता है? मनोविज्ञान में। तो मनोविज्ञान क्या है आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं बात करूँ मनोविज्ञान क्या है, तो मनोविज्ञान साइकोलॉजी शब्द से साइकोलॉजी जो शब्द है वो है, इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा का जो शब्द है उससे हुई है। साइकी अर्थात आत्मा, लोगोस अर्थात विज्ञान, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? तो इसको याद कीजिएगा कि साइकी का मतलब क्या है, लोगोस का मतलब क्या है और इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, ठीक है? अगर स्पष्ट रूप में देखें तो देखिए क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि अर्थात पहले जो मनोविज्ञान था, वो आत्मा तथा मन का विज्ञान हुआ करता था, लेकिन अब इसका जो केंद्रीय बिंदु है, वो बहुत बदल चुका है। ये आपने एक विधा शाखा के रूप में स्थापित कर चुका है। विधा शाखा का मतलब है कि इसकी जो शाखाएँ हैं, वो बहुत हो चुकी हैं। अगर हम देखें तो इंसान क अगर हमें किसी इंसान का मनोवैज्ञानिक अगर टेस्ट करना है, तो हम कोई एक ही विधि से नहीं कर सकते। व्यक्ति को एक ही परेशानी नहीं हो सकती, किसी को पढ़ाई से संबंधित हो सकती है, किसी को जैविक हो सकता है। कई बार देखिए, कई बार जो रोगी होता है, वो भी मतलब कोमा में पहुँच जाता है। कई बार जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो पहुँच जाते हैं। कई बार आप देखिए लेडीज़ होती हैं हमारे घर में, वो अपनी बात किसी को खुल के बता नहीं पाती, तो वो भी जैसे डिप्रेशन में चली जाती हैं। तो इसलिए जब ये चीज़ें सारी सामने आने लगी, तो कहीं न कहीं ये समझ में आया था कि भई जो साइकोलॉजी है, ज़रूरी नहीं है कि उसका जो अध्ययन है वो इसी टाइप से होगा। इसका जो अध्ययन है वो कई बातों पर निर्भर करता है, कई पक्षों पर निर्भर करता है। बच्चा कई बार क्या होता है, आप देखिएगा, अपने बच्चों को देखिएगा कि बच्चा जैसे स्कूल जाता है, अगर स्कूल में एक बच्चा ऑडी से आ रहा है, दूसरा बच्चा ऑटो से जा रहा है, तो उस टाइम जो बच्चे के मन में हीन भावना आती है, वो भी कहीं न कहीं उसको डिप्रेशन की ओर ले जाती है, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ था कि भई इसका जो केंद्रीय बिंदु एक था, वो अब बदल चुका है, इसका विधाशाखा के रूप में स्थापित हो चुकी है। इसका जब हम अध्ययन करेंगे, तो इसका कई पक्षों में अध्ययन हमें करना पड़ सकता है, ठीक है? तो ये हमारी समझ में आ गई कि आखिर हमारा जो मनोविज्ञान है वो क्या है। ठीक है? तो मनोविज्ञान क्या है ये आपकी समझ में आ गया होगा। अध्ययन के लिए अलग-अलग क्यों ज़रूरी है, ये मैंने बता दिया। अलग-अलग विधियाँ क्यों ज़रूरी हैं, ये भी मैंने बता दिया। क्योंकि देखिए किसी के साथ सेम चीज़ सेम तरीके से नहीं होती है। कुछ बच्चे होते हैं जल्दी से अपनी बात को बता देते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो जल्दी से अपनी बात को नहीं बता पाते, तो उनके लिए अलग विधियों का उपयोग होता है। जो जल्दी से बता देते हैं, उनके लिए अलग विधियों का उपयोग हो जाता है। तो इसलिए कहीं न कहीं इसको व्यापक रूप में देखा गया और ये कहा गया कि भई इसका जो जो एक केंद्रीय बिंदु है, ये उससे संबंधित ना होकर ये कई पहलुओं पर ध्यान देता है, ठीक है? ये एक संगठित रूप में सामने आया। इसमें इसमें किन-किन को समावेश किया गया? तो स्पष्ट शब्दों में अगर हम बात करें तो देखिए, मनोविज्ञान को मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभव एवं विभिन्न संदर्भों में व्यवहार का अध्ययन करने के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया।
देखिए, अगर हम कहें कि जब हम कहते हैं कि जब व्यक्ति जो अनुभव होता है, ठीक है? और अनुभव करने वाला जो व्यक्ति होता है, उसके लिए अनुभव कैसा होता है? आंतरिक होता है। जो अनुभव उसके लिए आंतरिक होता है, उससे उसको अच्छा अनुभव मिला या उसको खराब अनुभव मिला, ये किस पर जोर देगा? ये उसके मानसिक प्रक्रियाओं पर जोर देगा, ठीक है? और जब मानसिक प्रक्रियाओं पर उसके जोर देगा, तो कहीं न कहीं वो उस चीज़ का किसमें उपयोग करेगा? विभिन्न संदर्भों में करेगा, ठीक है? स्पष्ट रूप से अपन बात करें तो देखिए, आप एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि एक बार एक व्यक्ति, चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप हो, हमने किसी को रुपए दिए, उसने हमारे रुपए नहीं लौटाए, हमने उससे बहुत माँगे, लेकिन रुपए नहीं लौटे। बात यहाँ तक हुई कि हमारे और उनके बीच में लड़ाइयाँ हो गई, दुश्मनी पैदा हो गई। तो फिर दोबारा क्या होगा? दोबारा ये होगा कि हम किसी को पैसे देने से डरेंगे और फिर हम कभी किसी के पैसों के मामले में हेल्प करेंगे ही नहीं, ठीक है? एक व्यक्ति वैसा निकला, ज़रूरी नहीं कि सब व्यक्ति वैसे निकले, लेकिन हमने अनुबंधित कर लिया कि कहीं न कहीं प्रत्येक व्यक्ति पैसों के लिए वैसा ही निकलेगा जैसा वो व्यक्ति निकला था, ठीक है? तो उस टाइम क्या हुआ, जो हमारे व्यवहार हैं उनमें क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। उन्होंने हमारी मानसिक प्रक्रियाओं में जोर दिया। मानसिक प्रक्रिया, अनुभव, जब हम हमारे रचनावादी जो पियाजे हैं उनको पढ़ेंगे, तो वहाँ कहीं न कहीं उन्होंने इनको बहुत अच्छा स्कीमा के रूप में बताया है, ठीक है? मानसिक प्रक्रियाएँ क्या होती हैं? तो देखिए, मानसिक प्रक्रिया की अपन अगर बात करें, तो जब हम किसी बात को जानने या उसका स्मरण करने के लिए चिंतन करते हैं अथवा समस्या का समाधान करते हैं, तो हम मानसिक प्रक्रियाओं का प्रयोग कर रहे होते हैं। जब हम किसी गणितीय समस्या का समाधान करते हैं, तो हम देखते हैं कि मस्तिष्क किस प्रकार की तकनीकी का उपयोग कर रहा है। ये बात तो मैंने लिख दी और ये शब्द आपको समझ भी आ जाएँगे, लेकिन अब हम इसको अपनी भाषा में समझते हैं। देखिए, जब भी हम किसी बात को जानने या उसका स्मरण करने के लिए चिंतन करते हैं, आप देखिए, मान लिया अपनी किसी से लड़ाई हो रही है, ठीक है? और हो रहा है कि किसी बात पे लड़ाई हो रही है, वो बात हमें प्रॉपर याद नहीं आ रही है, ठीक है? जब हमें वो बात याद नहीं आ रही, तो हम क्या करते हैं? हम हमारे दिमाग पे ज़ोर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ज़ोर दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं ज़ोर? ज़ोर इसलिए दे रहे हैं कि कहीं न कहीं हम उस बात को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस टाइम जब हम कर रहे होते हैं, तो क्या कर रहे होते हैं? हम हमारे दिमाग में उथल-पुथल मचा रहे होते हैं। समस्या का समाधान करने के लिए क्या कर रहे होते हैं? चिंतन कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? चिंतन कर रहे होते हैं, ठीक है? तो देखिए, जब चिंतन की कहीं न कहीं बात आई, तो हमने उन समस्याओं को खोजा, जो समस्याएँ हमें नज़र आ रही थी कि आखिर ये बातें क्यों हो रही हैं। उस टाइम हमने क्या किया? चिंतन किया, ठीक है? तो फिर जब हम चिंतन करते उस टाइम हमने क्या किया? जो पीछे की जितनी भी बातें थी, सब बातों को हमने याद किया, ठीक है? और आखिर में हम किस पे पहुँचे? समस्या समाधान पर। तो ये होता है कि जब हमारे दिमाग में पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए उथल-पुथल या हम किसी चीज़ के लिए चिंता कर रहे होते हैं। जैसे आप देखिए, एग्ज़ाम से 1 दिन पहले एग्ज़ाम से 1 दिन पहले हमारे दिमाग में क्या हो रहा होता है? ये भी रिवीज़न कर लें, वो भी रिवीज़न कर लें। ये सारी चीज़ें किसको डिपेंड कर रही हैं? ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रही हैं जो हमारे मस्तिष्क के अंदर जो क्रियाएँ हो रही हैं, जो क्रियाएँ हम प्रत्यक्ष में देख नहीं पा रहे लेकिन हम उनको अनुभव कर पा रहे हैं, वो क्रियाएँ कहीं न कहीं क्या कर रही हैं? हमारी मानसिक प्रक्रियाओं पर जोर दे रही हैं, ठीक है? जैसे हम मैथ्स करते हैं, आप मैथ्स के कुछ क्वेश्चन देखिए, जैसे मैं बात करूँ कि जैसे अपने क्वेश्चन होते हैं कि राम की आयु 4 वर्ष है, इतने साल पहले उसकी माँ की इतनी इतनी थी। तो क्या हमें स्पष्ट दिया गया है क्या कुछ? हमें वहाँ पे कुछ भी स्पष्ट नहीं दिया गया। क्यों स्पष्ट नहीं दिया गया? क्योंकि हमें वहाँ पे क्या करना है? माना राम की आयु x है, माँ की आयु x प्लस 10 है। अब चाहे वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है, x प्लस 10 कर लो, चाहे x प्लस 4 कर लो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं किसको डिपेंड कर रही है? हमारी मानसिक प्रक्रियाओं को, ठीक है? उसके बाद हम बात करें मानसिक प्रक्रियाएँ एवं मस्तिष्क की क्रियाएँ एक नहीं मान सकते, यद्यपि एक दूसरे पर आश्रित होती हैं, ठीक है? आप देखिए, इस लाइन को एकदम याद रखिएगा, क्योंकि कुछ लाइन जो होती हैं वो हमारे एग्ज़ाम्स में आती हैं, लेकिन हमें एक्चुअली में ये पता नहीं होता कि वो लाइन हमारे कहाँ से आई हैं। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, ये हमारे 11th के एनसीईआरटी में स्पेशल मेंशन की हुई है, और जब आप अपने जो चैप्टर पढ़ेंगे हम, उसमें हम देखेंगे तो कहीं न कहीं इससे रिलेशन जो क्वेश्चन होते हैं इससे रिलेटेड वो आए हुए हैं। क्या मानसिक प्रक्रिया, मस्तिष्क क्रियाएँ सेम है? नहीं, ये सेम नहीं है। हो सकता है हो नहीं सकता, ये एक दूसरे पर आश्रित हैं, लेकिन ये सेम नहीं है। क्यों? क्यों? क्योंकि जो हमारा मस्तिष्क का जो जो केंद्र होता है, जो मस्तिष्क में जो चीज़ चलती है वो कुछ टाइम के लिए होती हैं, ठीक है? हो सकता है कि हमारा जो मस्तिष्क है, उसमें हम कितना याद कर पा रहे हैं चीज़ों को, कितना नहीं कर पा रहे, लेकिन जो मानसिक प्रक्रियाएँ हैं वो कहीं न कहीं हमारे जो माइंड है उसमें एनी टाइम चल रही होती हैं, वो किसी न किसी चीज़ के लिए चल रही होती हैं, ठीक है?
मस्तिष्क तो सिर्फ हमें संकेत देता है। मस्तिष्क क्या करता है, सिर्फ हमें संकेत देता है। हम अंदर से कैसे हैं ये हमारी मानसिक प्रक्रियाएं डिपेंड करती हैं। कैसे करती हैं समझने की कोशिश कीजिए। दो टाइप के व्यक्ति लीजिए आप। मान लो हमारे घर में कोई दुखदाई घटना हुई या कोई लड़ाई हुई, ठीक है। जो एक बच्चा होगा वो जल्दी से संभल जाएगा, वो कहेगा कोई बात नहीं, जाने दो, ठीक है। लेकिन जो दूसरा बच्चा होगा वो उसको इतने टाइटली पकड़ लेगा, उस मतलब जो भी लड़ाई हुई होगी उसकी गांठ बांध लेगा और वो उसको आजीवन उसको याद रखेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, मस्तिष्क ने तो सिर्फ हमें केंद्र दिया कि तुम्हें कार्य करना है। वो कार्य हमने जो किया वो किस पे डिपेंड किया, वो हमारे मस्तिष्क पे डिपेंड किया कि हमारे मस्तिष्क ने हमें क्या कहा कि क्या करना है। मस्तिष्क ने हमें सिर्फ एक हिंट दी, हमारी संवेदी पेशियों को क्रियाशील बनाया कि हमारी जो कोशिकाएं हैं उनको कार्य करने के लिए वो किया कि आपको कार्य करना है। लेकिन कार्य करना कैसे है ये किस पे डिपेंड किया, मानसिक प्रक्रियाओं पे डिपेंड किया। किस पे किया, मानसिक प्रक्रियाओं पे डिपेंड किया। तो अगर मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो इसका जो स्पष्ट शब्द होगा वो क्या होगा कि मन बताता है कि कार्य कैसे करता है, मस्तिष्क बताएगा कि अब कार्य करना है, ठीक है। कार्य करना है हमारा मस्तिष्क बताएगा, कार्य कैसे करना है ये हमारा मन बताएगा। क्या कि कार्य करना है ये कौन बताएगा, कार्य करना है ये हमारा मस्तिष्क बताएगा, हमारी जो संवेदी सूचनाएं हैं उनके थ्रू बताएगा। कार्य करना कैसे है ये किस पे डिपेंड करेगा, कार्य करना कैसे है ये हमारी सोच बताएगी हमें कि हमें कार्य करना कैसे है, ठीक है। कार्य करना कौन बताएगा, हमारी मानसिक जो प्रक्रियाएं हैं वो बताएंगी हमें कि हमें कार्य करना कैसे है। इतनी सी बात हुई हमारी मानसिक प्रक्रियाओं की और हमारी मस्तिष्क की, ठीक है। उसके बाद हम बात करें व्यवहार की। व्यवहार क्या है, तो देखिए अनुभव की। अनुभव स्वभाव से आत्मपरक होते हैं। हम प्रत्यक्ष ना तो दूसरों के अनुभव का प्रेक्षण कर सकते हैं और ना ही उसके विषय में जान सकते हैं। अनुभव करने वाला व्यक्ति ही समझ सकता है, इसलिए अनुभव हमारी चेतनाओं में बसा रहता है, ठीक है। देखिए स्पष्ट शब्दों में कहूँ, बहुत सरल भाषा में लिखा हुआ है और बुक में भी बहुत सरल भाषा में लिखा हुआ है। अनुभव स्वभाव से आत्मपरक होते हैं। आत्मपरक मतलब होते हैं कि भैया मैं जिस चीज़ को फ़ील कर रही हूँ वो मेरे अनुभव हैं, ठीक है। आप मुझे कुछ टाइम के लिए राय दे सकते हैं, सांत्वना दे सकते हैं, लेकिन जो मैंने फ़ील किया उसको मैं ही समझ सकती हूँ। हम प्रत्यक्ष ना तो दूसरों के अनुभव का प्रेक्षण कर सकते हैं और ना ही उस अनेक विषय में उसको जान सकते हैं। प्रेक्षण मतलब हो सकता है कि सिर्फ हम उसके अनुभव को देख सकते हैं। मानिए कि एक लंगड़ा है, हम उसको देख के समझ सकते हैं कि वो लंगड़ा है, लेकिन वो चलते टाइम किन तकलीफ़ों से गुजर रहा है वो हम नहीं समझ सकते, ठीक है। एक बेरोजगार है, वो पढ़ रहा है, हम देख रहे हैं कि वो पढ़ रहा है, लेकिन वो परेशान कितना है, उसको छोटी छोटी चीज़ों के लिए कहाँ से मैनेज करना पड़ रहा है, ये उसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। मान लिया, तो ये सारी चीज़ें किस उसके बाद है, ना ही उसके विषय को जान सकते हैं, ठीक है। अनुभव करने वाला व्यक्ति ही समझ सकता है कि हमारे जो अनुभव है वो क्या है और वो हमारी चेतनाओं में बसा रहता है। देखिए चेतना मतलब होता है कि हम उस चीज़ को बार बार कहीं ना कहीं याद कर रहे होते हैं। सबसे पहले देखिए आप एक बेरोजगार की बात सुनिए, ठीक है। जब एक बेरोजगार होता है, वो जब बहुत तैयारी कर रहा होता है, ठीक है, तो जो लोग होते हैं अड़ोस के पड़ोस की, एक पेपर होते हैं उससे पूछने लग जाते हैं क्या हुआ, काफ़ी टाइम से जयपुर बैठा है, सिलेक्शन हुआ नहीं क्या। लेकिन एक बात बताओ, आप जब जयपुर में बैठे होते हो, जब आपके पास रिश्तेदार का फ़ोन आता है, उस जब वो आपसे एग्ज़ाम के रिजल्ट के बारे में पूछता है, तो उस टाइम आपको कैसा फील हो रहा होता है, वो सिर्फ आप समझ रहे होते हैं, वो रिश्तेदार नहीं समझ रहे होते, ठीक है। मान लो एक रोगी है, वो वेंटिलेटर पे पड़ा है, ठीक है। ठीक है, वेंटिलेटर लग रहा है, उसके पास 5 आदमी खड़े हैं, ठीक है। अब वो 5 आदमी क्या कर रहे हैं? वो 5 आदमी और सिर्फ़ वो रोगी को देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो रोगी को देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि वो अंतिम साँस ले रहा है। लेकिन वो जो अंतिम साँस वेंटिलेटर पे ले रहा था, वो कितनी कठिनाई से ले रहा होता है। उसके जो अनुभव होंगे, वो कैसे होंगे कि आज मैं मेरे परिवार को छोड़ के जा रहा हूँ, आज मैं मेरे चाहने वालों को छोड़ के जा रहा हूँ, आज मैं ये दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाद में मैं इस दुनिया से चला जाऊँगा। उस टाइम उसको जो फ़ील हो रहा होगा, उस टाइम उसको जो अनुभव हो रहा होगा, वो अनुभव उसके लिए कितना दुखदाई होगा, कितना पीड़ादायी होगा, ये वह ही समझ सकता है, इसको कोई और नहीं समझ सकता। और अनुभव और उदाहरणों से समझिए इसके। मान लो कोई लेडीज़ है, उसके 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, ठीक है? उसके कैंसर है, मान ली। अब कैंसर का जो अंतिम स्टेज है वो सबको पता होता है, क्या उसका रिज़ल्ट होता है, ठीक है? लोग आते हैं, उसको सांत्वना देते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाता है, ऐसे ही होता है, ठीक है?
क्या कर रही होती है वो लेडीज़ उस टाइम लेटी-लेटी सबकी बातें क्या कर रही होती है? सबकी बातें सिर्फ़ सुन रही होती है, ठीक है? लेकिन क्या किसी ने ये सोचा जो उसके पास कि वो अंदर से कैसा फ़ील कर रही होगी जब वो अपने बच्चों को देख रही होगी, उसको लग रहा होगा कि मेरे बच्चों का कोई नहीं होगा। उस टाइम वो किस हालत में होगी, वो इंटरनली जो फ़ील कर रही होगी, उस अनुभव को कौन समझ सके? उस अनुभव को वह लेडीज़ ही समझ सकती है, जो उस दौर से गुज़र रही है, जो उस चीज़ को फ़ील कर रही है, ठीक है? तो देखिए, ये हो गए हमारे अनुभव, ठीक है? उसके बाद बात करें हम व्यवहार की। हमारी व्यवहारें, हमारी क्रियाएँ जिसमें हम संलग्न होते हैं, वे जो हमारी अनुक्रियाएँ होती हैं अथवा प्रतिक्रियाएँ होती हैं, वह हमारे व्यवहार को प्रदर्शित करती हैं। व्यवहार सामान्यतः जटिल हो सकते हैं, कम समय तक भी हो सकते हैं, देर तक भी रह सकते हैं। समस्त व्यवहार प्रकट एवं अप्रकट वातावरण को कुछ उद्दीपकों अथवा आंतरिक धरातल पर होने वाले परिवर्तन को त्वरित रूप से संचालित करते हैं, ठीक है? ये सिर्फ़ पढ़ने के तौर पे इसमें लिखी हुई है। आप इसको समझने की कोशिश करिए कि क्या करें, व्यवहार क्या होता है? जब हमने परिचय पढ़ा था, चाहे आपने परिचय पढ़ा हो, चाहे हम व्यवहार पढ़ रहे हैं। देखिए, अगर बात करें तो मनोविज्ञान कहीं न कहीं व्यवहार का अध्ययन है और हम यहाँ व्यवहार को पढ़ रहे हैं। जब हमने परिचय पढ़ा था, तो उसमें भी हमने व्यवहार की बात की थी और यहाँ भी हम व्यवहार की बात कर रहे हैं। सिंपल बात है? ठीक है। अब समझिए आप इसको कि जो हम क्रियाएँ कर रहे हैं, जब हमने शुरू में पढ़ा था, तो हमने देखा था कि वो किसी की सहायता कर रहा है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को पीट रहा है, कोई किसी से लड़ाई कर रहा है, कोई किसी से बहुत खुश रहता है, ठीक है? कोई बहुत बड़े दानदाता होते हैं, कोई बहुत बड़े कंजूस होते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। ये क्या थी, जो हमारी क्रियाएँ होती हैं, उसमें हम क्या होते हैं, संलग्न होते हैं। कहीं न कहीं हम जो करते हैं, उसमें हम संलग्न होंगे ही, वही हमारी अनुक्रियाएँ होती हैं और जो अनुक्रियाएँ हमारी होती हैं, उनके प्रति क्या होती है, हमारी प्रतिक्रियाएँ होती हैं, ठीक है? व्यवहार सामान्य तथा जटिल भी हो सकते हैं तथा कम समय तक भी रह सकते हैं। सामान्य जटिल का मतलब क्या है कि व्यवहार सामान्य भी हो सकते हैं और व्यवहार जटिल भी हो सकते हैं, ठीक है? कुछ देर तक भी रह सकते हैं और काफ़ी टाइम तक भी रह सकते हैं। जब देखिए हम चेतन की बात करते हैं और मनोविश्लेषणवादी सिगमंड फ्रायड की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं वो हमारे चेतन और अचेतन के मन की बात करते हैं। तो जो चेतन मन की बात कर रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि मान लो अपनी किसी से लड़ाई हो रही है, ठीक है? और हमने कहा चलो जाने दो, जाने दो, जाने दो करके हमने उस बात को वहीं छोड़ दिया, तो वो बात वहीं पे ख़त्म हो गई, ठीक है? लेकिन मान लो अपनी लड़ाई हो रही है और हमने उस लड़ाई में क्या किया, जो हमारी 7 पीढ़ी तक की सारी बातें ले आए और उस लड़ाई को ख़त्म होने का नाम नहीं लेने दे रहे, तो ये क्या हुआ, काफ़ी टाइम तक रह गया, ठीक है? तो व्यवहार कम देर तक भी रह सकते हैं और काफ़ी देर तक भी रह सकते हैं, सरल भी हो सकते हैं और जटिल भी हो सकते हैं। जब हमारे शिक्षण सूत्र पढ़ेंगे, तो जो हमारे शिक्षण सूत्र होते हैं, वो किस साइड होते हैं, सामान्य से जटिल की ओर होते हैं। तो व्यवहार भी हमारे सामान्य भी हो सकते हैं और जटिल भी हो सकते हैं, ठीक है? समस्त व्यवहार एवं अप्रकट वातावरण में कुछ उद्दीपकों अथवा आंतरिक धरातल पर होने वाले परिवर्तनों को त्वरित रूप से संचालित करते हैं, ठीक है? बात करें अपन इनकी, तो देखिए इस लाइन को आप ढंग से देखिएगा। जब उद्दीपक और क्रियाओं की बात आए, तो कहीं न कहीं हम हमारे व्यवहारवादियों की बात कर रहे हैं। जब हम व्यवहारवादियों की बात कर रहे हैं, तो जैसे हमारे थॉर्नडाइक हुए हैं, पावलोव हैं, स्किनर हुए हैं, उन्होंने व्यवहार को बहुत बढ़िया ढंग से समझाया है। तो या तो मान लो उन्होंने व्यवहार की बात की, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि भई कई बार क्या होता है कि इंसान किसी चीज़ के प्रति अनुबंधित हो जाता है, ठीक है? जैसे अपन पावलोव की बात करें, तो पावलोव क्या बताते हैं कि भई कुत्ता होता है, घंटी बजाता है, जैसे ही घंटी बजती है, तो उसको एक दिन खाना मिल जाता है, दूसरे दिन क्या करते हैं, घंटी बजाते हैं लेकिन खाना नहीं देते। तो क्या होता है कि कुत्ते के उसके मुँह में लार आने लग जाती है, घंटी बजते ही क्यों लार आने लग जाती है? क्योंकि उसको लगने लग गया कि जब घंटी बजेगी तो तुझे खाना मिलेगा, खाने की उसके लार आने लग गई थी। तो ये हमारे किसने किया था? पावलोव ने किया था, ठीक है? तो ऐसे कई व्यवहारवादी हैं, जब हम लर्निंग को पढ़ेंगे, अधिगम को पढ़ेंगे, तो उसमें हम व्यवहारवादियों की बात स्पष्ट रूप से करेंगे, ठीक है? तो उन्होंने बात की है किसकी? उद्दीपक और वातावरण के, उद्दीपक और वातावरण के बीच में जब कोई प्रक्रिया घटित होती है, तो जो व्यक्ति हो चाहे कोई भी हो, वो क्या करता है, उस चीज़ के प्रति अनुबंधित हो जाता है और वो जो अनुबंधित हो जाता है, तो वो हमारे व्यवहार को प्रदर्शित करता है, ठीक है? उसके बाद बात करें, कुछ मनोवैज्ञानिक ने व्यवहार को उद्दीपक एवं अनुसूचित के मध्य अनुक्रियाओं के मध्य सहचार्य के रूप में अध्ययन किया है, ठीक है? देखिए आप इस लाइन को एक बार देखिए और इस लाइन को ढंग से देखिए। एकदम स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि कुछ मनोवैज्ञानिक व्यवहार के उद्दीपक एवं अनुक्रिया, उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य वो क्या कहते हैं, साहचर्य स्थापित कर लेता है। जैसे कुत्ते ने किया घंटी और भोजन के बीच में, जैसे उसको लगा कि घंटी बजी और आज मुझे घंटी बजते ही उसके मुंह में ऑटोमेटिक लार आने लगी। क्यों लार आने लग गई? क्योंकि उसको लगा कि घंटी बज गई और अब मुझे खाना मिलेगा, ठीक है?
ये बात हुई हमारे मनोविज्ञान की। ये एक सामान्य सा परिचय जरूरी है, क्योंकि इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमने आज तक नहीं पढ़ी हुई। तो मनोविज्ञान क्या है, इसका परिचय, इसकी परिभाषा में किन किन शब्दों का निहित है। मानसिक प्रक्रियाएं, अनुभव और व्यवहार। मानसिक प्रक्रियाएं क्या है, अनुभव क्या है, व्यवहार क्या है। उत्पत्ति की सही दर्शन शास्त्र से हुई है। अंग्रेजी भाषा का शब्द है साइकोलॉजी। ग्रीक भाषा में साइकी तथा लोगों से मिलकर बना हुआ है। आत्मा तथा मन का विज्ञान था। अब इसको व्यवहार के रूप में अध्ययन किया जाता है। व्यवहारवादी कौन है? थॉर्नडाइक, स्किनर और पावलोव। ठीक है, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया है कि कुछ मनोवैज्ञानिक व्यवहार के उद्दीपक के जो हमारी अनुक्रिया के मध्य जो साचार्य रूप से जो अध्ययन होता है उसको हम क्या कहते हैं? हमारा व्यवहार कहते हैं। ये इतनी सी बात है। इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।